में थोड़ा सा आपको बता दिया गया है, ठीक है। और बाकी ये सब चीज़ें स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया गया है, ठीक है। चलो, तो देखो स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ बहुत डिटेल में तो नहीं है इस चैप्टर के अंदर कि किस तरीके की मसल्स क्या, इतना बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं आपको पढ़नी है। केवल कुछ चीज़ें जैसे ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं कि प्रेशर के लिए आपको हर एक स्ट्रक्चर को जानना थोड़ा ज़रूरी होता है। जैसे अभी उस दिन किसी ने थोरैकिक को लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया हुआ था। देखो कई जगह डायग्राम में जो वर्टिब्राई होती है वहाँ पे केवल थोरैकिक लिख देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है वर्टिब्राई को लेकर के कि थोरैकिक वाला क्या होता है। देखो क्या होता है कि यहाँ पे जब हम लोग वर्टिब्राई की बात करते हैं या फिर जब हम लोग पीछे अपने रीढ़ की हड्डी की बात करते हैं, तो देखो उसका स्ट्रक्चर कुछ हमें ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमें उनका दिखाई देता है, और ये जो स्ट्रक्चर हमें उनका दिखाई देता है, ये वाला जो पोर्शन होता है वो स्पेशली इस तरह का होता है क्योंकि इस पूरे पोर्शंस को एक कैविटी प्रोवाइड करानी होती है, थोरैकिक कैविटी प्रोवाइड करानी होती है, ताकि यहाँ पे हमारा जो लंग्स है वो इस्टेब्लिश हो पाए, ठीक है। और इसके आगे पूरा हमारा आगे की तरफ स्टर्नम रहेगा और उसी से पूरी हमारी रिब्स होती हैं। अगर आप साइड से देखोगे तो आपको इस तरह से दिखाई देंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो कैविटी होती है यहीं पे हमारी ये थोरैकिक कैविटी होती है, और इस पोर्शंस को हम लोग थोरैकिक वर्टिब्राई कहते हैं, जहाँ पे कई तरीके की आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6। जब आप पूरा वर्टिब्राई या स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको वहाँ पे पूरी डिटेल मिलेगी, किसका क्या क्या फंक्शन है, वहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। उसका भी वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है मैंने। तो बहुत ज़्यादा अगर स्पाइनल कॉर्ड वगैरह से रिलेटेड जानना है तो देखने के लिए वहाँ पे पड़ा हुआ है। खैर उन सब चीज़ों की कोई खास ज़रूरत नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है जैसे सर्वाइकल होता है यहीं पे आपका, ठीक है। तो ये सब अलग अलग पोर्शंस होते हैं, रीजन्स होते हैं हमारे वर्टिब्राई में, जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जो मैंने आपको इमेजेस भी भेजी हुई थी, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें हो गई थी। बाकी मैंने आपको बता दिया था कि जो एक्सचेंज होना है, एक्सचेंज किसके किसके बीच में होना है मैं बता दे रहा हूँ गैसों का। एक एक्सचेंज होना है किससे, एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स के बीच में या एल्वियोलाई के बीच में एक्सचेंज होना है बेसिकली, ठीक है ना। समझ रहे हो कि नहीं, मतलब लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में ये एक्सचेंज सिस्टम चल रहा है। क्योंकि जब आप डिफ्यूजन पढ़ते हो ना, तो डिफ्यूजन में आप जानते हो दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक वो चीज़ जिसके पास में कंसंट्रेशन हाई हो, और एक वो चीज़ जिसके पास में कंसंट्रेशन क्या हो, लो हो। दो चीज़ों बगैर दो चीज़ों के डिफ्यूजन संभव नहीं हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों एक दूसरे से इस तरीके से अटैच रहेंगे कि हाई और लो कंसंट्रेशन का जो एक बैलेंस है वो क्या रहे, बना रहे, जिससे कि ये एक्सचेंज कर सके। लेकिन ये हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन जो है ये टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, हमारे प्रेशर के ऊपर। किसके ऊपर, हमारे प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे अभय सर गुड इवनिंग, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है हमारे लंग्स के बीच में, और किसके बीच में क्रिएट हो रहा है, हमारे लंग्स के साथ में हमारे एटमॉस्फेयर के बीच में प्रेशर्स जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उनके कारण डिफ्यूजन्स हो रहा है। और डिफ्यूजन्स के थ्रू ही क्या हो रहा है, गैसेस जो हैं वो बाहर जा रही हैं और गैसेस जो हैं वो अंदर आ रही हैं। इसी चीज़ को आपको समझना है कि वो प्रेशर कैसे क्रिएट हो रहा है, और इंट्रा वॉलेंट्री प्रेशर क्या होता है। बाकी और भी सारी चीज़ें हैं कि कैसा प्लूरल कैविटी किस तरह का प्रेशर बना रही है, जो हमारा इंट्रा कैविटी है वो किस तरह का प्रेशर बना रही है, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए नॉर्मल जो बेसिक सी चीज़ है, एनसीईआरटी की लाइनें हैं ये आपकी। और एक मिनट, कहाँ चला गया लिखने वाला, ठीक है, मैं लिखने वाला भी नहीं लेता हूँ, मैं बेसिकली शो करने वाला ले लेता हूँ, ठीक है, जिससे आपको अच्छी तरह दिखाई दे। तो ये सब पूरी एनसीईआरटी की लाइनें ही हैं, आप देखिएगा। जो लाइनें समझ में नहीं आएंगी आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की तरफ देखते हैं। तो ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेज। जैसा कि मैंने कहा कि ब्रीथिंग जो होती है मतलब एक कंप्लीट जो हमारा सांस है, अंदर आ जाना और बाहर चले जाना, ये पूरा जब हम एक स्टेप पूरी करते हैं अंदर लेकर के फिर उसके बाद बाहर कर देते हैं सांस को, तो उस कंडीशंस को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व हुई। एक वो प्रोसेस जिस समय हमने गैसेस को क्या किया, अंदर लिया, और एक वो प्रोसेस जिसने हमने क्या किया, गैसेस को बाहर किया। मतलब एक प्रोसेस में हमने इनहेल किया
और दूसरे प्रोसेस में हमने क्या किया, एक्सेल किया। इनहेल वाले प्रोसेस को हम लोग इनहेलेशंस कहते हैं और एक्सेल वाले प्रोसेस को हम लोग एक्सहेलेशन कहते हैं। अब कहने को तो बहुत सिंपल है कि सांस को अंदर ले लेना है और सांस को बाहर दे देना है, पर आपको पता है कि ये जो प्रोसेस होती है ये हमारे इच्छा के बगैर होती है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हम सांस ले तभी सांस आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है, अदरवाइज हम जिंदगी में अपनी सांसों को ध्यान रखते हुए ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वो सांस जो चल रही है आपकी, वो जो इंस्पायरेशन जो हो रहा है आपका, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, उसको मतलब हम नहीं कर रहे हैं, उसको आप नहीं कर रहे हैं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। हाँ, आप ज़्यादा ले सकते हो, कम ले सकते हो, उसके बारे में भी अभी हम लोग आगे बात करेंगे जब हम लोग डिफरेंट टाइप्स के जब हम लोग स्पायरोग्राम की बात करेंगे, राइट। जब हम लोग टाइडल वॉल्यूम पढ़ेंगे, है ना, टाइडल प्रेशर पढ़ेंगे, फोर्सफुल कैसा प्रेशर होता है, वो सब चीज़ें जब हम लोग पढ़ेंगे, अभी स्पायरोग्राम जस्ट इसके बाद है, तो वहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो ऐसी सांस, ऐसा रेस्पिरेशन का एक ऐसा इवेंट जो अपने आप हो रहा है, जो हमारे ब्रेन ऑपरेट कर रहा है, वो प्रोसेस जो होती है, वो प्रोसेस दो ही हैं, जिसमें हम लोग एक इंस्पायरेशंस करते हैं और दूसरा क्या करते हैं, एक्सपायरेशंस करते हैं, या एक्सेलेशन इनहेलेशन जिसको आप बोलेंगे। तो यहाँ पे इंस्पायरेशंस ड्यूरिंग विच, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इंस्पायरेशन की कंडीशंस क्या क्या हैं, कि मतलब जो इंस्पायरेशन है वो कब होगा, मतलब हम सांस को अंदर कब लेते हैं, ऐसा क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर कि सांस हम अंदर लेते हैं। तो इंस्पायरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर, क्या लिखा हुआ है, एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड एक्सपायरेशन बाय विच एल्वियोलर एयर इज रिलीज आउट। मतलब इंस्पायरेशन ये है कि हम एटमॉस्फेरिक एयर को क्या करें, अंदर की तरफ लें, और एक्सपायरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करें, एल्वियोलाई के जो हमारी एयर है उसको हम क्या कर दें, बाहर रिलीज कर दें। ये प्रोसेस होती है एक्सपायरेशंस। तो इंस्पायरेशंस एटमॉस्फेयर की एयर को अंदर लेना, और एक्सपायरेशंस एल्वियोलर एयर को क्या करना, बाहर करना। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो एयर आ रही है वो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई में आ रही है। आप कभी भी इस चीज को मिस मत करना कि एल्वियोलाई वर्ड अगर नहीं यूज है तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर एक जगह लंग्स लिखा रहता है और दूसरी जगह एल्वियोलाई लिखा होता है, तो दोनों में आप देखिएगा कि एल्वियोलाई एयर के रिलीज होने के लिए, आने के लिए किस में आ रही है, वो सब आपका एल्वियोलाई और एटमॉस्फेयर के बीच की चीजें हैं, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात, चलिए आगे। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरीड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया कि जो एयर अंदर आ रही है और जो एयर क्या कर रही है, बाहर की तरफ जा रही है, वो एयर टोटली किस चीज पे डिपेंड करती है, प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है। समझ रहे हो मेरी बात, मतलब कि जो एयर जो है अंदर मूव करके आ रही है और जो बाहर जा रही है, वो एक प्रेशर ग्रेडियंट बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, किसके किसके बीच में, लंग्स के बीच में और एटमॉस्फेयर के बीच में। ये लाइन मैंने अभी आपको बता दी थी। इंस्पायरेशन जो होता है कैन अकर इफ द प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको ध्यान रखिएगा, कहते हैं इंस्पायरेशन तब पाया जाएगा जब द प्रेशर विद द लंग्स, द प्रेशर विद इन द लंग्स, मतलब जब हमारे लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है, जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। ध्यान से इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखिएगा। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या है, वो प्रेशर जो हमारे लंग्स के अंदर हो रहा है, ठीक है। एक मिनट रुके रहिए, हाँ चलिए। तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या इवेंट का है, इसका मतलब क्या है, मतलब कि इंस्पायरेशंस, मतलब कि हमारे लंग्स के अंदर जो प्रेशर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, लंग्स को ध्यान में रखना है, इनकी वॉल्स को अभी भूल जाना है। लंग्स के अंदर जो हमारे प्रेशर बनता है उसको हम लोग इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कहते हैं। इज लेस देन, जब ये क्या हो जाए, कम हो जाए। जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर मतलब हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो जाए, किसके मुकाबले, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले। समझ में आ गई मेरी बात ना। तो अगर एक बात बताओ, लंग्स के अंदर का प्रेशर कम, लो कॉन्सेंट्रेशन, और लंग्स के बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर हाई, तो कंडीशन बताओ कि किधर की तरफ गैस आएगा, हाई टू लो की तरफ। और जैसे ही बाहर एटमॉस्फेयर से अंदर की तरफ आएगा, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्पायरेशंस कहते हैं। मतलब कि हम इस प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो रही है।
जैसे कि अगर मैं बात बताऊं आपको, जैसे झूला है या पेंडुलम है, जैसे आप उसको हल्का सा पेंडुलम जैसा कुछ भी, मतलब आप उसको हल्का सा हाथ पे थोड़ा सा फोर्स दे दो और फिर वो अपने आप मूवमेंट कर रहा होता है, ठीक है, थोड़े टाइम बाद वो रुक जाएगा, पर आई थिंक आइडियल कंडीशन में तो नहीं रुकेगा। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि बस उसी तरीके से एटमॉस्फेयर हमारा रेस्पिरेशन है, एक बार आपका प्रेशर बनना शुरू हो गया फिर वो बनता रहता है। आखिर हम क्यों पुश करते हैं जब कोई किसी की मतलब जब किसी की सांस रुक जाती है या धड़कन रुक जाती है, तो रीजन ये होता है कि अगर हम एक बार उसको वो प्रेशर उसके अंदर से दोबारा बना देंगे तो वो प्रेशर बनने के बाद वो जो भी पेशेंट है वो फिर से अपने जो लेटेस्ट मतलब जो भी इवेंट्स है उसके रेस्पिरेशन का वो होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब फिर से प्रेशर यहां कम होगा तो वहां ज्यादा, फिर वहां कम होगा तो यहां ज्यादा। मतलब कि ध्यान सुनना मेरी बात, मतलब कि इंस्पायरेशन के टाइम पे लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया, और लंग्स के बाहर का प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा था। तो ज्यादा से कम की तरफ सांस अंदर आ गई, मतलब सांस अंदर नहीं आ गई, मतलब गैस अंदर आ गई, ठीक है। और जब गैस एक बार अंदर आ गई तो डायफ्राम पे प्रेशर पड़ा, प्लूरल मेम्ब्रेन पे प्रेशर पड़ा, इंट्रा प्लूरल कैविटी पे प्रेशर पड़ा। उस प्रेशर से क्या हो गया कि अब लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो क्या हो गया? वो बढ़ गया। और जब लंग्स के अंदर का प्रेशर बढ़ गया जाता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले तो सांस क्या हो जाएगी? गैस क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली अंदर से बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो इसी का को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपायरेशन कहते हैं। समझ में आ गई सारी बात? एक बार हमें सब लोग बताओ, समझ में आ रही है ना मेरी बात? आदित्य सिंह बताएंगे पहले। आदित्य सिंह बताइए, समझ में आ रहा है? आदित्य सिंह बताइए भाई, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आदित्य सिंह बताएं, बाकी अंशिका बताएं। सतीश आपने ज्वाइन किया है? सतीश है कि नहीं? सतीश, सतीश हैं? अटेंडेंस दो भाई, सतीश हैं कि नहीं? ये तो यार कागा वाइट ये कैसे तुम हो सकते हो? सतीश अपना यस लिखें सतीश। ये कागा वाइटी कौन है भाई? कागा वाइटी ये तो अंशिका है ना। सतीश बताएं, सतीश। सतीश नहीं है? आदित्य गुप्ता जी सतीश हैं कि नहीं? नहीं है। अब सो रहे होंगे ऐसे टाइम पे हम। चलो ठीक है। चलिए ओके। सतीश लोगों को यार इन्फॉर्म तो करना चाहिए, मतलब ये लोग क्लास में भी नहीं आ रहे हैं, हद है। सब नेटवर्क कैसे सुबह ही ख़त्म कर डालते हैं नेटवर्क जो है। अभी सुबह क्लास नहीं है हाँ, लेकिन अभी जल्दी ही सुबह क्लास आप लोगों की हो जाएगी। अब आज से क्लास लेना शुरू किया हूँ, अभी पीजीटी वालों की भी कल से ले रहा हूँ क्लास। तो ये अब करना ही है जो है, उसमें कोई दिक्कत। ढकार आ गई मुझे तो। चलो ओके, तो कहाँ पे थे? हाँ, तो समझ में आया। तो एक्सपायरेशन का मतलब ये है कि जब हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। किसके मुकाबले? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले। तो उस प्रोसेस में गैस या एयर क्या होगी? हमेशा बाहर की तरफ जाएगी। तो एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हाइयर। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर मतलब लंग्स के अंदर का प्रेशर हाइयर हो जाए देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। The diaphragm and specialized set of muscles, diaphragm and specialized set of muscle जैसे कि क्या? अब आपको मसल्स का नाम आए तो आप जान लो इंटरकॉस्टल मसल्स। तो इंटरकॉस्टल मसल्स में मैंने आपको बताया था कई तरह की हैं। एक है आपकी एक्सटर्नल, इंटरनल और इनर मोस्ट। तीन मैंने बताया था ना, एक्सटर्नल, इंटरनल, इनर मोस्ट। एक्सटर्नल जो रिब्स के बीच में होती हैं, फिर उसके अंदर इंटरनल, और फिर उसके बाद क्या होता है? सबसे अंदर की तरफ हमारी इनर मोस्ट जो लंग्स की तरफ होती हैं, ठीक है। तो बिटवीन द रिब्स हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। ये जो प्रेशर्स क्रिएट होता है, ये प्रेशर्स क्रिएट किसके थ्रू होता है? इन्हीं मसल्स के थ्रू होता है, क्योंकि यही वो मसल्स होती हैं
जो कि हमारे क्या बोलते हैं उसको, थोरैकिक जो हमारा कैविटी होता है, या फिर आप बोल सकते हो जो हमारा थोरैकिक पोर्शन होता है पूरा का पूरा, उसको बढ़ाने और घटाने का काम करती है। तो मसल्स ही होगा जो बेसिकली क्या करेगा, हमारे इस ग्रेडियंट को बढ़ाने का काम करेगा या घटाने का काम करेगा, या वॉल्यूम जो है हमारा उसको बढ़ाने घटाने का काम करेगा। इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय, देखो इंस्पायरेशन क्या कहता है कि इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। मतलब इंस्पायरेशन क्या होता है, जिस समय हमारा डायफ्राम क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। पिछली बार भी बताया हुआ था, अभी डायग्राम फिर से आएगा। ये कॉन्सेप्ट इतना रटा दूंगा ना कि हाँ ठीक है, रिब केस, ठीक। तो इस डायग्राम को इतना रटा दूंगा, मतलब एक एक बात को इसीलिए 10 बार पढ़ रहा हूं ताकि आपको एकदम ये रट जाए, मतलब ये भूले नहीं, ठीक है। विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरैकिक चैम्बर, ठीक है ना। यहां पे अब आपका आ गया वर्ड थोरैकिक चैम्बर। मतलब कि इंस्पायरेशन क्या होता है कि जब डायफ्राम में क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, और थोरैकिक चैम्बर जो है उसका वॉल्यूम क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। मतलब जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उस टाइम पे हमारे डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, साथ में हमारा जो थोरैकिक चैम्बर होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब यहां पे लिखा हुआ है एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस, तो आपकी बुक के अंदर जो डायग्राम होगा उसको देखना, वहां पे एरो बने होंगे, ठीक है ना। वो एरो आपको बताएंगे कि वो किस तरफ की तरफ हमारा जो लंग्स है वो बढ़ेगा साइज में, ठीक है। तो उसको एक बार उन एरोज को देख लेना, उन एरोज में बना हुआ है, वहां पे एरोज बना हुआ होगा लंग्स में, कि उसी को हम लोग बोलते हैं एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। मतलब उसी तरफ हमारा जो लंग्स है वो साइज में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और द कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स लिफ्ट अप, और जो इंटरकॉस्टल मसल्स होता है जब उनमें द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, मतलब प्रेशर किसके ऊपर पड़ेगा, जब हम सांस लेंगे तो प्रेशर इंटरकॉस्टल मसल्स के ऊपर भी तो पड़ेगा ना, तो कॉन्ट्रैक्शन उसमें भी तो होगा ना। देखो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये मत समझ लेना कि दब जाना, मतलब कि एकदम मतलब छोटा हो जाना, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब वो नहीं होता। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी वॉल के ऊपर जबरदस्ती का प्रेशर बनाना, मतलब नॉर्मल कंडीशन से हटा करके उसको जबरदस्ती करना। मतलब समझ रहे हो कि नहीं, मतलब हम अभी अगर हम लंग्स को नॉर्मल छोड़ दें तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर हम क्या करेंगे, सांस को ज्यादा लेंगे या फोर्सफुली लेते हैं तो साथ में हमारे लंग्स के वॉल्यूम पे भी तो फर्क पड़ेगा कि नहीं, उसकी साइज पे भी फर्क पड़ेगा कि नहीं। तो साइज क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज होगी साइज, और जब साइज इंक्रीज होगी तो मसल्स के ऊपर क्या होगा, प्रेशर्स पड़ेगा, मतलब उसमें हमें कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलता है, ठीक है ना। और जब उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो अगर आप देखो तो जब आप सांस लेते हो तो आपका जो चेस्ट है वो ऊपर की तरफ क्या होता है, फूलता है। मतलब तो ये इसलिए क्योंकि जो रिब्स होती हैं वो क्या होती हैं, ऊपर की तरफ लिफ्ट होती हैं थोड़ी सी, और वो जो मसल्स होती हैं जिसके कारण उस तरह का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। समझ गए मेरी बात इतनी, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। कॉपी में अपनी किताब के अंदर जो लंग्स का जो डायग्राम बना हुआ है उसमें उन एरोस को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किधर की तरफ मूवमेंट हमें देखने को मिलता है मसल्स वगैरह का, ठीक है। ओके, मैंने यहाँ पे देखिए केवल 2 ही मूवमेंट दिखाया हुआ है, एक डायफ्राम जो कि नीचे की तरफ हो रहा है और एक इंटरकॉस्टल मसल्स को दिखाया हुआ है जो ऊपर की तरफ आपको शो कर रहा है, ठीक है ना। समझ लो, बस इतना ही बताया गया है, बाकी आपकी एनसीईआरटीज के अंदर पूरा कंप्लीट डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है। स्टर्नम जो आगे की तरफ होता है जिससे हमारी रिब्स पूरी की पूरी लगी हुई होती हैं, स्टर्नम कॉजिंग एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैकिक चैम्बर, जो स्टर्नम होता है वो भी थोरैकिक चैम्बर्स के वॉल्यूम को बढ़ाने में काम करता है, और किस तरफ से करता है, डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस। मैं फिर से कह रहा हूं, एक दफे आप लोग एरो को देख लीजिएगा। द ओवरऑल इंक्रीज इन थोरैकिक वॉल्यूम, अब इसको ध्यान सुनिएगा, द ओवरऑल इंक्रीज इन थोरैकिक वॉल्यूम कॉज सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। मतलब कहने का मतलब है कि ओवरऑल इंक्रीज इन थोरैकिक वॉल्यूम, मतलब कि हमारे जब थोरैकिक वॉल्यूम का जो ओवरऑल इंक्रीजमेंट होता है कॉज सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, तो उसी तरीके से हमारे जो पल्मोनरी वॉल्यूम होता है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसीलिए अगर लंग्स बढ़ता है तो इसका मतलब आप ध्यान में रखो कि पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब कि अगर हमारे लंग्स के प्रेशर की आप बात करोगे तो आप किस प्रेशर की बात कर रहे हो, पल्मोनरी प्रेशर्स की भी बात कर रहे हो। मतलब कि
एकदम एक दूसरे के जैसे, आप क्या बोलते हो उसको, एक दूसरे के समानुपाती बोलते हो, क्या बोलते हो, बिल्कुल एकदम कुछ वर्ड यूज किया जाता है ना, जो एक दूसरे के बिल्कुल, मतलब इसको बढ़ा दो तो वो भी बढ़ जाता है, ऐसा कुछ होता है ना, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कुछ ऐसा बोलते हैं उसको, बड़ा बढ़िया वर्ड है यार उसका, तो क्या बोलते हैं, तुम लोग बताओ जरा, क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं ना उसको, बिल्कुल वो जो ऐसे ऐसे, हाँ प्रोपोर्शनल, हाँ ठीक है प्रोपोर्शनल, ठीक है, समझ रहे हो ना, तो बिल्कुल एकदम प्रोपोर्शनल होता है, और जो एकदम चेंजेबल होता है, जो दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाँ जो एकदम अलग होता है ना, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ ठीक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है सही है, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सही है। तो ये जो आप लोग देख रहे हो, तो बिल्कुल उसके जैसा ही होता है, सिमिलर होता है, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं थोरैकिक वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ये वर्ड आप यूज करिएगा, ये मे भी क्वेश्चंस में पुट कर सकता है, तो इस वर्ड को आप मत भूलिएगा कि थोरैकिक वॉल्यूम बढ़ने से पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है उसी के साथ में, ठीक है, हो सकता है स्टेटमेंट दे दे तो आप फंस सकते हो। एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, अगर पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब आ गया ना, इनवर्सली, इनवर्ट प्रोपोर्शनल क्या बोलते हैं उसको, हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हाँ ठीक है, देखो मैंने देख भी लिया, अभी मैंने अभी भी देखा इसको, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल उसका उल्टा, प्रेशर हमेशा वॉल्यूम की क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब अगर यहाँ पे जहां पे भी वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप इसको कई दफे पढ़ते हो, जैसे सुई में पढ़ते हो, राइट, सुई क्यों बड़े आराम से कहीं पे घुस जाती है, उसके पीछे का रीजन ये होता है कि उसका वॉल्यूम क्या होता है, बहुत कम होता है, और जिसका वॉल्यूम कम होता है उसका प्रेशर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ये कई दफे आप लोग पढ़े हुए हो, टायर वगैरह के केस में भी बताया गया होगा फिजिक्स वाले में ना, उसमें क्या बताया जाता है, जैसे आपको बोला जाता है कि अगर टायर चौड़े होंगे तो उनका वॉल्यूम, जितना टायर का वॉल्यूम बड़ा होगा उतना वो जमीन पे प्रेशर क्या करेंगे, कम लगाएंगे, और जितना टायर पतला होगा वॉल्यूम कम होगा उतना प्रेशर क्या होगा, ज्यादा लगेगा। ये कई दफे हम लोगों को फिजिक्स वगैरह में देखने को मिला होगा, ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अब देखो, जब हमने सांस लिया तो पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, है ना, बढ़ गया वॉल्यूम, लेकिन जो प्रेशर था वो क्या हो गया, जो प्रेशर था, जो इंट्रापल्मोनरी जो हमारा प्रेशर था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जब हम एक्सेल करेंगे उस टाइम पे, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात। तो आगे कहते हैं देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच फोर्सेस द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स, जिसके कारण जो हमारा एयर है वो क्या होगा, अंदर की तरफ मूव करके आएगा। तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशंस हमारे लंग्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, और उसके इंक्रीज होने से जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के पहले ही हमारा वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है, और इंक्रीज होते ही जो प्रेशर है वहां का वो क्या हो जाता है, वो प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज होता है, और उसी समय गैस आती है, और जिससे कि वॉल के ऊपर प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ते ही तुरंत वो एयर एक्सचेंज होती है तुरंत, और उसके बाद हम उसको क्या कर देते हैं कि यहाँ का प्रेशर जब तक बढ़ता है पार्शियल प्रेशर, तब तक हम जो है गैसेस को एक्सचेंज कर चुके रहते हैं, और फिर उसको हम क्या कर देते हैं, एक्सेल कर देते हैं, समझ रहे हो। तो ये है आपका इंस्पायरेशन का कंडीशंस, कि इंस्पायरेशंस के टाइम पे डायफ्राम जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, इंटरकॉस्टल मसल ऊपर की तरफ मूव करती है, बाकी ये जो आपका मूवमेंट दिखाई दे रहा है डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस किधर की तरफ, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि कभी ये एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है ना, ताकि ये सब सवाल बना सकते हैं। चलिए आगे की तरफ अब चलते हैं, एक्सपायरेशन की तरफ। देखो एक्सपायरेशन, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम मतलब डायफ्राम देखिए अपनी पुरानी स्थिति में आ जाती है, इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ता है, ये अपनी पुरानी स्थिति में रहती है, एंड इंटरकॉस्टल मसल्स भी क्या होती है,
दोबारा से अपने पुरानी पोजीशन नीचे की तरफ मूव करके अपने रिलैक्स कंडीशंस में आ जाती है। देखो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स, ठीक है। अब क्या हुआ, एंड स्टर्नम भी अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है एंड रेड्यूस थोरैकिक वॉल्यूम, और गैस न होने के कारण थोरैकिक वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। थोरैकिक वॉल्यूम कम होगा तो आपको पता है कि प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एंड देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, थोरैकिक वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। दिस लीड्स इंक्रीज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, और जब इसका वॉल्यूम कम हो, अब ऐसा तो है नहीं कि एक बार सांस ले लिया अब एक आध साल नहीं लेंगे सांस, चाहे जो भी, अब बहुत काम कर लिया, ऐसा नहीं है। अभी उसको अगले क्षण फिर वही काम करना है, लेकिन वो काम कैसे शुरू हो रहा है, जैसे ही उसने क्या किया, गैसेस को बाहर निकाल दिया, पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सब रिलैक्स स्टेट में आ जाएंगी। लेकिन जैसे ही वो रिलैक्स स्टेट में आएंगी, वॉल तुरंत प्रेशर बनाना शुरू कर देगी, वॉल प्रेशर बनाना शुरू करेगी, और जब इंक्रीज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर और इंक्रीज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर दोबारा से क्या होने लगेगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा स्लाइटली एबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स, और क्या हो जाएगा कि एबव हो जाएगा किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के मुकाबले, कॉजिंग एक्सपल्जेंस एयर फ्रॉम द लंग्स। और एक्सपायरेशन में एक चीज क्या होती है कि जब हम लोग सांस को ले लेते हैं, जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशंस में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स है वो जो होता है हमारा क्या हो जाता है कि मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कम पड़ जाता है, किसके मुकाबले, हमारे लंग्स के मुकाबले, जिससे कि जो हमारा लंग्स है वो एयर को क्या करता है, बाहर की तरफ मूव करा देता है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। चलो हमको खटाखट बता दो, समझ में आया ये चीज, चलिए बताइए, फिर आगे बढ़ा जाए। और लोग